गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अफबाउस प्रिंसिपल। इस टॉपिक में जनरली हम ये बताते हैं कि जो हमारे एटम्स हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वो किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो जनरली हमारे पास दो तरह के एटम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप अफबाउ प्रिंसिपल यूज करोगे आपके पास दो तरह के एटम्स होंगे और आपको उन दोनों में अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना होता है, फिल करना होता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे आ जाते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इसमें हमें अफबाउ ने क्या बोला था, जब मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता हूं, जितने भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम्स हैं, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के जितने सबशेल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के जितने सबशेल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है। किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। एनर्जी इंक्रीज होगी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, मतलब शेल चेंज होने पे एनर्जी चेंज होगी। अगर आपका शेल चेंज नहीं हो रहा, आप एक पर्टिकुलर शेल के डिफरेंट सबशेल्स की बात कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पहले 1s, उसके बाद क्वांटम नंबर चेंज हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आए 2s और 2p। अब इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इनकी एनर्जी। अब इसके बाद कौन आएगा? 3s, 3p, 3d, तो सेम शेल के हैं सब शेल्स, तो उनकी एनर्जी सेम। इस तरीके से काम चलेगा। 4s is equal to 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन। हो जाएगा ये मैंने किसके लिए लिखवाया? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें देखना पड़ता है हमारे एटम्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिटल में फिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास चाहे कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट है, चाहे कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, उन सब की पर्टिकुलर एनर्जीज जो होती है वो डिफरेंट आ रही होती है। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास बहुत टाइप के फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, वो रिपल्सिव भी होते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई भी एक पर्टिकुलर शेल और उसके कोई भी पर्टिकुलर सबशेल्स सेम एनर्जी के नहीं होते। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं होंगे, तो फिर किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा कैसे पता करेंगे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम पता करते हैं इसको n+n से। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना अफबाउ प्रिंसिपल है ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है। देखो इसमें वैसे ये सब बातें करना बेतुक है, मतलब हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, तो वो यहीं पे आ गए, बाकियों की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। वो उसने इसलिए बताया इन केस अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता हूँ, तो एक्साइट करवाने के लिए बस हमें शेल नंबर चेंज करना है, बाकी की तो एनर्जी सेम है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में जंप करेगा तो वह s,p,d कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम। हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता लगाते हैं? n+l रूल के अकॉर्डिंग। क्या होता है n+l रूल? एलिमेंट्स, सॉरी, configurations having low value of n+l have lower energy, whereas configurations having high value of L have higher energies। थोड़ा सा यहाँ पे हो गया n+l आएगा।
क्या बोलता है हमारा n+l रूल? आपके पास कोई भी एक शेल है और आप उसके किसी भी पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर शेल है तो आपको n की वैल्यू पता होगी, पर्टिकुलर सबशेल है तो l की वैल्यू भी पता होगी, दोनों का सम कर दो। सम करोगे तो कुछ वैल्यूज हमारी छोटी आएगी, कुछ वैल्यूज बड़ी आएंगी। जिनकी n+l की वैल्यू स्मॉल आती है वो होते हैं लोअर एनर्जी के, और जिनकी n+l की वैल्यू ज्यादा आती है वो होते हैं हायर एनर्जी के। समझ में आ गया होगा? फिर हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं 2p और 3s। यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2। 2p के लिए n की वैल्यू 2 आ गई और l की वैल्यू 1। यहां पे आंसर कितना आया? n+l का 3 आया। सिमिलरली 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू तो n+l कितना आ गया? अब यहाँ पे जो हमारी दोनों वैल्यूज थी वो क्या आ गई? सेम आ गई। अब हम क्या करें? तो इसके लिए आप लाइन लिख रहे हैं। पहले जो मैंने आपको लाइन बताई वो जनरल लाइन है। जनरल से मेरा मतलब है जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी का, जिसकी ज्यादा होगी वो हायर एनर्जी का। अगर हमारी n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी तो क्या लिखेंगे? If two different configurations have same value of n+l, then lower n configuration have लोअर एनर्जी। अगर किन्हीं दो कॉन्फ़िगरेशंस में n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो आप लोअर एनर्जी वाला किसको मानोगे? जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि 2p और 3s के लिए हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो आपको 2p और 3s में से लोअर एनर्जी का किसको मानना है? जिसमें n की वैल्यू स्मॉल होगी। तो 2p और 3s में से लोअर एनर्जी का कौन होगा? 2p, और हायर एनर्जी का 3s। तो ये हमारे पास हमारा n+l रूल है। दो ही बातें हैं इसमें, जिसकी वैल्यू छोटी होगी n+l की वो लोअर एनर्जी का, जिसकी बड़ी होगी वो हायर एनर्जी का। अगर वैल्यू सेम आ गई है तो आपने प्रेफरेंस देनी है n की वैल्यू को, वो लोअर होनी चाहिए। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन subshells from lower energy to higher energy। ठीक है, जब भी हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे फिल करेंगे? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। ये कुछ वैसा ही है कि घर में दो भाई बहन है, एक छोटा और एक बड़ा, तो घर में जो भी चीज आएगी वो पहले छोटे वाले को ऑफर होगी, बाद में बड़े वाले को। लोअर एनर्जी वाले को पहले देती हैं और हायर एनर्जी वाले को बाद में। तो ये हमारे पास हमारा तरीका था अफबाउ प्रिंसिपल का। अब इसमें देखो ऐसा है, 1s के अंदर हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 1s। सेकंड के अंदर हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 2s और 2p। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, फिर 5, फिर 6 और सातवें वाले में कितनी है? 7। 7 वाले में 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7a। ठीक है जी। तो ये अपने पास अपनी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। एक बार जोड़ता हूं तो मेरे पास ये आ गए 28 कॉन्फ़िगरेशंस। तो इन 28 कॉन्फ़िगरेशंस को मुझे अरेंज करना है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। सबसे पहले मैंने ये देखा इन सब की जरूरत पड़ती नहीं, हमें क्या करना है? यहां तक तो ये कंप्लीट यूज करना है, मतलब इनके जितने जितने ऑर्बिटल आ रहे हैं सारे यूज होंगे। इसके यूज होंगे 5f तक, इसके यूज होंगे 6f तक और इसके यूज होंगे 7p तक। ऐसा क्यों? जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 7p तक कंप्लीट हो जाती है। तो फिर हमें आगे भी जरूरत ही नहीं पड़ी। इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास अरेंजमेंट है 77f, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये याद रखेंगे यहाँ पर, पहले 4 तो कंप्लीट चाहिए, 5 वाला F तक, 6 वाला F तक और 7 वाला E तक। एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो ये याद रखने वाला है, क्योंकि ये तो अपने को पता है F तक चलेंगे, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है S P D F, तो F तक तो चाहिए ही चाहिए। 7 अपने को F तक नहीं चाहिए, 7 चाहिए P तक। समझ में आ गया होगा? तो इन सभी की वैल्यू निकालनी है। जब मैं ये माइनस कर दूंगा ना, जो अपने को नहीं चाहिए उनको निकाल दिया मैंने, तो हमारे पास आएंगे 22 कॉन्फ़िगरेशंस। 22 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें n+l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उनको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। n+l2 के अकॉर्डिंग हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बना रहा हूँ, आपको भी वो बनानी है। तो मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बना रहा हूँ, ये मिटा दो लिखा हुआ। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ट्रिक है, सबसे पहले 1s, फिर 2s और 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s और 7p। तो हमने क्या करना है, पहले सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर शेल के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके ऑर्बिटल्स हैं, उनको हम लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज कर रहे हैं वर्टिकली। हो जाएगा? फिर आपने क्या करना है, डाउनवर्ड एरोस लगाने हैं डायगोनल। डाउनवर्ड भी होने चाहिए, डायगोनल भी होने चाहिए, और डायगोनल इस तरीके से एलिमेंट्स को कट करना है। मतलब कोई ऐसा एरो नहीं आएगा जो बीच में से निकल जाए, खाली वाला एरो नहीं है, सारे तीर अपने निशाने पे लगने चाहिए। तो एलिमेंट्स को कट करता हुआ डायगोनल एरो, ये मैंने भी किया। देखो एक चीज, 6f भी यूज नहीं हुआ क्योंकि 7p के बाद होना था, वो 7p तक ही भरते हैं, उसके बाद तो भरते ही नहीं है। पर चलो लिख लिया आपने, पर वो यूज नहीं हो रहा, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, सारी सब शेल्स वाली और शेल्स वाली कॉन्फ़िगरेशन को लिख लो। उसमें आपने कैसे लिखना है, जो आपका पर्टिकुलर शेल है उसके एलिमेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल, और जब आप शेल नंबर चेंज करोगे तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे वर्टिकल। डाउनवर्ड डायगोनल एरोस लगाने हैं, डाउनवर्ड भी होने चाहिए और डायगोनल भी होने चाहिए, एलिमेंट्स को कट करते हुए निकलने चाहिए। तो ये हमारे पास हमारा n+l रूल आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सभी डाउनवर्ड एरोस को फॉलो करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले आएगी उसको लिखना है। एरो कैसे फॉलो करोगे, टेल टू हेड करने का फॉलो, पहले टेल फिर हेड। तो टेल से हेड आया में पहले कौन आया, 1s, फिर उसके बाद 2s, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d आना चाहिए था, पर अकॉर्डिंग टू फ्लॉ प्रिंसिपल 4s आता है, सही है। फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p और 5s, 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, 5d 6p 7s, और लास्ट में आ जाएंगे 5f 6p 6d 7p। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सही है। मैं इसको याद करने में बिलीव नहीं करता ज्यादा, क्योंकि अगर एक कॉन्फ़िगरेशन भी आगे पीछे हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैं इसको याद करने में बिलीव करता हूँ। इसको बनाने में 1 या 1.5 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी आपको तब बनाना पड़ेगा जब आप हैवियर कॉन्फ़िगरेशंस पे चले जाओगे, थोड़ी हाई वाली से। यहाँ तक लगभग सबको याद ही होता है, यहाँ तक मान लो, तो इसमें दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। जो मीडियम कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनके लिए तो काम चल जाएगा बढ़िया। हाँ जी, एटॉमिक पार्ट कर रहे हैं या नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं? ये आप किसी मर्जी में मान लो, चाहे एटॉमिक में चाहे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, दोनों में यूज होता है। इसके बाद आपने पीरियोडिक ही करना है,
तो ये उसमें भी यूज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यस अब इसमें एक बहुत जरूरी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, ग्रेटर देन के साइन लगाने जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप लिखोगे तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर नहीं होगा। तो आप जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें आप ये ग्रेटर देन वाले साइन नहीं लगाते, ये प्लस वन वाली चीजें हैं। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है देखो एक बार, जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि चलो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं, लेकिन ये तो पता कर ही लोगे कौन कौन से ऑर्बिटल है और कौन कौन से नहीं। समझ रहे हो? एक बार देखो, ये मिटा दो। यस तो अपने पास यहाँ पे देखो, सपोज करो मेरे पास कोई एलिमेंट है 6 पीरियड का, 6 पीरियड का एलिमेंट है। 6 पीरियड के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसमें 32 आ रहे होंगे 6 पीरियड में, उन 32 में से कोई भी हो सकता है। मुझे उस एलिमेंट की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें चाहिए होता है नोबल गैस। जो भी उससे पहले नोबल गैस आ रही थी वो पता होनी चाहिए, लग जाएगी पता, टेंशन वाली बात नहीं है। तो नोबल गैस हमें पता है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। तो अब ध्यान से सुनना, 6th में हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल आ रहे होते हैं? sp-d-f, इससे ज्यादा भी आ रहे होते हैं पर अपने को यही चाहिए। s और p ऑर्बिटल में जब भी आप फिल करते हो तो आप हमेशा लास्ट शेल ही यूज करते हो, जिसे आप वैलेंस शेल भी बोल देते हो और जिसे आप अल्टीमेट शेल भी बोल देते हो। यानी कि अगर मैं 6 पीरियड की बात कर रहा हूं और 6 पीरियड में अगर मुझे s और p ऑर्बिटल भरने हैं तो वो मैं कौन से भरूंगा? यानी कि 6th के ही भरूंगा। ये लास्ट ही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, आप 6 लास्ट पे हो, तो s और b किसके बनते हैं? हमेशा लास्ट शेल की फिल होती है, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं d की बात कर रहा हूं, d हमारा भरा जाता है हमेशा कौन सा? सेकंड लास्ट शेल का। मतलब अगर ये 6 है, मैं 6th पीरियड में किसकी बात कर रहा हूं? 6 पीरियड की। मैं 6th पीरियड में d ऑर्बिटल कौन सा भरूंगा? 5 n is equal to 5। सेकंड लास्ट शेल को आप पेनल्टीमेट शेल भी बोल देते हो। और इसके लिए मैं जनरली बता देता हूं, ये वैलेंस शेल आपकी nth शेल और पेनल्टीमेट भी कौन सी हुई? n-1। सही है? अरे यार, एक तो चलो। और अगर अपने पास f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल के लिए आप कौन सा शेल यूज करते हैं? थर्ड लास्ट शेल। इन नाम से कोई नहीं जानता इनको, इन्हीं नाम से जानते हैं, पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट। यानी कि अगर मैं 6 पीरियड की बात कर रहा था तो उसमें f ऑर्बिटल कौन सा भरा जाएगा? 2 कम, यानी कि 6 - 2 4। ये वैल्यूज पक्का नहीं है, ये मैंने 6 के लिए बताई, ये हर किसी के लिए पक्की है। तो ये तो एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल उसके लिए भी मैंने जनरल बता दिया। 1 मिनट, अभी क्या पता मैंने वैसे कुछ बोल दिया और मन करके आओ बोलने का भी, चलो मैंने वैसे बोल दिया, चेक कर लेते हैं। अगर मैं 6 के अकॉर्डिंग चलता हूं तो s और p कौन से आएंगे? 6s और d कौन सा आएगा और f कौन सा आएगा? एक बार ग्रुप चेक करो इनका, ये रखो। 6 कौन सा है? सॉरी, s कौन सा है? 6, p कौन सा है? 6, d कौन सा है? 5 और f कौन सा है? सर ऐसे क्यों नहीं लिखा, मतलब उल्टे पुल्टे क्यों लिख दिए? उसका रीजन है, बस मैं यही बताना चाहता था आपको। ये तो पता चल गया भी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल कौन से हैं, पर आपको इनके फिल करने का ऑर्डर नहीं पता। इन चारों को फिल करने का ऑर्डर ये है, और ये आप कैसे निकाल सकते हो? निकाल लेते हैं। इसका n+n आएगा 6, इसका 7, इसका 7 और इसका 4 और 3 7।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6s। अब ये तीनों सेम है तो अपन क्या देखेंगे? 4 5 6 वाली हाँ आगे वही देखो वही ऑर्डर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप सारे एलिमेंट्स याद कर लेंगे फिर अपने को ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही। पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वैलिड शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं और कोई तो पार्टिसिपेट करता नहीं, और वैलिड शेल आप ऐसे निकाल सकते हो। तो फिर अब वाओ प्रिंसिपल भाग में गया, बाद में अभी तो यूज करेंगे। ठीक है, ये तरीका रहता है, इसको नोट कर लो। ये लो, जो नोट करने वो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, आपको इनऑर्गेनिक भी बहुत चाहिए होते हैं, याद रखना। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, वो जो मैंने बताई अभी n+l वाली, वो मैं साइड में लिख रहा हूं। देयर फिलिंग ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग n+l। इनका जो करेक्ट फिलिंग ऑर्डर है वो आप n+l से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हर किसी पे अप्लाई होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हायर क्वांटम नंबर पे अप्लाई होगा, 6 पे अप्लाई होगा, 7 पे अप्लाई होगा, 5 पे, ऐसा नहीं है। आप इसको 1 के लिए भी लगा सकते थे, कहने की बात है। ठीक है, 1 के लिए कैसे लगा सकते थे? अगर n = 1 आ गया तो s और p कौन से बनेंगे? 1 1 के, d कौन से बनेंगे? 0 के, और f कौन से बनेंगे? ये तीनों होते ही नहीं, कौन सा बचा? समझ रहे हो? सब पे अप्लाई हो जाता है, ऐसे नहीं है किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, बस आप इसके सारे आंसर सच मत मान लेना। जैसे मैंने अभी बताया, ये 1p भी बता रहा है, तो 1p तो होते ही नहीं। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस अपने को रखनी पड़ेगी। 1s है, फिर 2p है, फिर 3d और फिर 4f है। 3 में f नहीं आता, 2 में df नहीं आता, और 1 में pdf नहीं आता, ये पता होना चाहिए। हो जाएगा? तो ये था बच्चे अपना अब बाउ प्रिंसिपल, यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें ये बोला सबसे पहले कि जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एंटी पैरेलल। तो यानी कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। 2 से ज्यादा क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था स्पिन क्वांटम नंबर, √s × s+1/h है ना। चलो, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितनी आएगी? हाफ। तो यहां पे आप ये देखो, हाफ 3/2 h/2 तो ये अपने पास आ जाएगा √3/2 h/2 यानी कि √3h/4। सही है। अब यहाँ पे देखो, स्पिन स्टेट्स हमारे पास 2 ही पॉसिबल होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर यहाँ पे मैं प्लस हाफ ले रहा हूं तो ये आंसर माइनस हाफ के लिए क्या बन सकता था? सही है। मतलब आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके जब आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हो
तो उसकी हमारे पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 3 तो नहीं आ रही, 4 तो नहीं आ रही। ये इलेक्ट्रॉन आप किस में फिल कर रहे हो, किसी ऑर्बिटल में फिल करते हो ना। तो जब आप किसी ऑर्बिटल में फिल करते हो इलेक्ट्रॉन को, तो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसका मतलब यही है कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की दो ही स्पिन वैल्यूज रख सकते हो। अब ये तो कंफर्म था, दो स्पिन वैल्यूज रखनी है तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये नहीं पता था सेम स्पिन या ऑपोजिट स्पिन, उसके बारे में किसने बताया, पॉली ने बताया। तो पॉली ने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन की लिमिट तो है ही ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन आप जो दो इलेक्ट्रॉन रखते हो उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो पहली बात जो हमें पता चली वो यही आई, नो ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 electrons with opposite spin। किसी भी ऑर्बिटल में आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, वो भी ऑपोजिट स्पिन करनी है, आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, नो 2 electrons can have same value of all 4 क्वांटम नंबर्स। अगर आप इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग बात कर रहे हो तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। मैं आपको ये भी बोल रहा कि चारों के चारों डिफरेंट आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ चारों की सेम नहीं आएगी। कोई भी एक वैल्यू अगर डिफरेंट हो गई तो वो सेट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दो सेट ले रहा हूँ ए और बी, इसमें लिख दिया 2 3 1, इसमें लिख दिया 2 3 1.1। तो आप मुझे ये बताओ दोनों सेट सेम है या डिफरेंट है, ए और बी दोनों डिफरेंट है ना। चाहे उनकी ये वाली वैल्यू सेम आ रही है पर आप इसकी वजह से उसको क्या बोल रहे हो, डिफरेंट बोल रहे हो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए आप कोई भी मान लो, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन को ई ए और दूसरे को ई बी। आप इस इलेक्ट्रॉन का सेट तैयार कर रहे हो, सेट तैयार करने के लिए आपको 4 वैल्यूज चाहिए होगी। तो ये चारों वैल्यूज इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं आ सकती। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। अगर दोनों की n की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की l की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की m की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो स्पिन तो उनकी अलग आएगी आएगी, एक क्लॉकवाइज और एक, तो चारों सेट सेम तो नहीं हुए ना। ये वाला सेट अलग हो गया, ये वाला सेट अलग हो गया, तो दोनों के सेट की वैल्यू जो है वो सेम कभी भी नहीं आ सकती। समझ में आया? चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वेश्चन लिख लो एक। हर बार नहीं होगी ना, अभी एग्जांपल लेता हूं ना। कैलकुलेट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ quantum numbers for 2p orbital of sodium। px py pz तीन होते हैं ना, कौन सा बोला मैंने? 2py। किसका बोला? सोडियम का। तो सोडियम की कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इनमें से कौन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में? 3s1 ही करता है। तो ये हमारा वैलेंस शेल, ये अंदर वाला तो नहीं करते पार्टिसिपेट, ये याद रखना, इसको बोलती है कोर शेल। हर किसी में यही होता है। जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल तो छोड़ दो, वैलेंस शेल का जो बाकी बच गया वो क्या होता है? कोर शेल जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? 2py। इसको ऐसे लिख लो 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 और 3s1। सही है। तो मुझे इसके लिए पॉलिश प्रिंसिपल लगाना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो E1 और E2 मान लो। सही है। साइड में बना रहा हूं, देखना सही बना रहा हूं या नहीं। सही है, यही रिप्रेजेंटेशन होगी। अब देखो
इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये रहा, ये E1 है और ये E2 है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 2 की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो n की वैल्यू 2। फिर उसके बाद ऑर्बिटल कौन सा है, सबशेल p, तो n की वैल्यू 1। ऑर्बिटल कौन सा है, py, क्या बताया था मैंने, px py pz, इसकी ml की जीरो वैल्यू फिक्स है। फिर इसको +1 -1 या इसको -1 इसको, तो इसको आप -1 +1 कुछ भी बोल सकते हो, मैं +1 बोल देता हूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ +1। फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन की वैल्यू क्लॉकवाइज है, हाफ प्लस हाफ। इस इलेक्ट्रॉन के लिए शेल सेम है, सब शेल सेम है, ml सेम है, लेकिन स्पिन की वैल्यू क्या आ रही है, -हाफ। ये तो अंजलि मेरे वाला एग्जांपल हो गया। अब आपके वाला एग्जांपल एक्चुअल में क्या होगा, जो मैं दो इलेक्ट्रॉन जो कंसीडर कर रहा हूँ ना या कंपेयर कर रहा हूँ, वो दोनों सेम सब शेल के हैं, सेम ऑर्बिटल के हैं। स्पिन से मुझे तो कुछ ऑब्वियसली अलग होएगा ही होएगा। अब मैं 3s वाला कंपेयर कर लेता हूँ, तो उसका n भी चेंज हो गया, उसका n भी चेंज हो गया, l भी चेंज हो गया, ml भी चेंज हो गया और स्पिन सेम है। तो ये कोई जरूरी नहीं है हर बार स्पिन ही सेम आएगा, कुछ भी अलग आ सकता है, एक वैल्यू तो अलग मिलेगी। पहले वाले एग्जांपल पे याद, तो ये वैल्यूज आप मतलब नोट कर सकते हो आंसर में। ये अपने पास अपना कंपैरिजन वाला काम हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, पेपर में वो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, कहेगा इसके चारों क्वांटम नंबर बता दो, तो वो ऑप्शन में दिए होते हैं 4, आपको सही सिलेक्ट करना होता है। किसमें गलती होती है, कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अभी मान लो ऐसे बोल देगा 4f3 है, 4f3 के लिए चारों क्वांटम नंबर लिख दो, ऐसा बोल देगा वो। तो n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 3 होगी, ऐसे करके अपने को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें गलती कहाँ होती है, ml में। ml में अपने को याद नहीं होता ना ये 1 -1 0 किसको देना है, आप अपनी मर्जी से किसको भी ले देते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बोला था याद रखना, z वालों का 0 होता है और इनमें चॉइस होती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे 4f3 आ गया, इसलिए आपने क्या दिखाना m 4f3 है, सुनो n4 हो गया, l3 हो गया, तो ml की वैल्यू क्या आएगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अभी अपने पास अपना f सबशेल आ गया। जैसे मैंने आपको ये बोला था कि f वाला एग्जांपल आता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने बोल दिया कोई नहीं। तो ये मान लो ऑर्बिटल कौन से होते हैं अपने पास, fx3 y3 z3 x2 y2 y2 z2 z2 x2 और fxy z। मैंने बोला था जो प्योर z होता है वो 0 होता है, तो ये कौन सा होगा, fz3 होगा। अब एक बार ध्यान से देख लेना इसको प्लीज। ये अपना z वाला खत्म हो गया, और कौन से आ रहे हैं z वाले, ये वाले दोनों z हैं। तो आपने 0 के पास वाली वैल्यू देनी होती है इसको। तो मान लो ये अगर y2 - z2 है, तो ये z2 - x2, ठीक है। ये दोनों भी गए, फिर ये z वाला आ रहा है। यहां पे अब देखो एक बार ध्यान से, ये 3 आपने ऑक्यूपाई कर लिए। अब एक बार देखो, अपने पास एक तो बचा है स्क्वायर वाला, एक अपने पास बचे हैं क्यूब वाले, और एक अपने पास बचा है सिंगल पावर, मतलब दोनों तीनों की पावर सिंगल आ रही है। जो ये अपने क्यूब वाले हैं ना, इनमें पावर मैक्सिमम है, तो इनको वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। अब इसको आप y भी बोल सकते हो, y की फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास ये बच गया, इनके लिए भी ये तो बच गए, कोई मर्जी दे सकते हो, -2 या +2। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ x2 - y2 और ये xy z, तो 4f3 इसमें भी वो कोई एक ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर देगा। 4f3 में अपनी कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी ना, तो आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे उसने मान लो ये बोल दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बोल दिया। अब 4f ऑर्बिटल के लिए 3 x2 y2 के लिए क्या वैल्यू आती है, -2 या +2, आप देख लोगे, ये रट्टा नहीं है, -2 इन दोनों में से कोई एक आती है, इनके अलावा कोई नहीं है।
या -2 आएगी या +2, उसने दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा। अगर उसने दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे फिर किसी और वैल्यू में गलती कर रखी होगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना। तो इस तरीके से काम होता है। एफ वाले मैंने उसने लिखवाए नहीं थे, नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था आता नहीं है, लेकिन कर लो, नहीं आएगा पेपर में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस से जिसमें आता हो। नेट में भी जब हम एफ लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसकी सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा वाली प्रॉपर्टीज आपको भी दो ही करवाएंगे एंट्रेंस के लिए। ये चीजें नहीं आती होती, तीसरी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, बस ये तीन ही चीजें करनी होती है। यहां पे अपना पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अपना अगला आ जाएगा फिर हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Hard's rule of maximum multiplicity। डालो ये सब कुछ। यस। तो छोटा सा सिंपल सा रूल है, और एक और बात बता देता हूँ पहले मैं आपको। वैसे मुझे इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवानी चाहिए, क्योंकि सारे रूल अपन किसके लिए पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पर पहले मैं आपको स्लिट रूल करवाऊंगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने करनी है, तो वो अपना जब प्रॉपर्ली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज को। लेकिन उससे पहले अपने को पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। जब आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा, उसके साथ ही कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आप तब कर लेंगे, अभी करेंगे फिर तब दोबारा करेंगे, फायदा नहीं है। एलिमेंट्स के सामने उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी, तभी आपको फायदा नहीं है, फायदा कोई, ठीक है। तभी करेंगे, आप डबल डबल काम नहीं कर रहे। क्या रूल है अपना, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें पहले एक बात सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ना तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ना मैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैं एक नॉर्मल कंडीशन में एटम की बात कर रहा हूँ। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मेरी वर्डिंग देखना, ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर सबशेल। यहां क्या बोला मैंने, ऑर्बिटल्स, और यहां पे क्या बोला, तो बताया था ना, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, सबशेल। हमारे पास 4 सबशेल हैं, sp-d-f। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px py pz। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है। तो ये बोला मैंने, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, द px py pz ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर p सबशेल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उनकी स्पिन स्टेट स्प्लिट हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। तो फिर वो सारे के सारे जो हमारे ऑर्बिटल्स होती हैं एक पर्टिकुलर सबशेल के, वो क्या होते हैं, सेम एनर्जी के, डीजेनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन degenerate orbitals in such a way so that pairing of electrons can
takes place if each orbital is singly occupied. एक सिंपल सी लाइन में बोलूं तो आप अपने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते जब तक सारे ऑर्बिटल्स आपके सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सिंपल चीजों से याद रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर केमिस्ट्री के एग्जांपल याद रखोगे तो कितने रख लोगे। तो मैंने आपको बोला हुआ है जो अपनी डेली लाइफ वाले एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखा करो, काम आते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरीके से फील करने होते हैं कि पेयरिंग तभी हो जब सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए। ये बड़ा सिंपल सा केस है। अभी भी आप दो जने बैठे हुए हो, आपने दो बेंच ऑक्यूपाई किया, आपने पेयरिंग नहीं की। पेयरिंग आप कब करते हैं, तो यहाँ पे क्लास में एक ही बेंच पड़ा होता है, तो पहले अंजलि या संचिता आगे बैठती है, उसके बाद दूसरे वाले को भी वहीं बैठना पड़ता है पेयरिंग में। पर हमारी पेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, आप दोनों की स्पिन सेम है। ऐसा तो नहीं है ना इस साइड मुंह करके बैठेगा उस साइड मुंह करके बैठेगा। इलेक्ट्रॉन्स में तो यही होता है, ऑपोजिट स्पिन होती है। मैंने क्या किया, मैंने 20 बच्चे बुला लिए, टेस्ट था क्लास में कल, तो मैंने 20 बच्चे बुला लिए। अब 20 बच्चे बुला लिए तो क्या हुआ, सारे बच्चे इकट्ठे नहीं आ रहे, 1 बाय 1 आ रहे हैं। तो मैं हर किसी को एक एक बेंच अलॉट कर रहा हूँ, भी तेरा पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। सपोज करो ये लाइन नहीं है, इस लाइन में मैंने 6 बच्चे बिठा दिए। अब 7वां बच्चा आएगा, अब सारे बेंच सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। फिर सेम साइड मूव करवाऊंगा तो वो देख लेंगे दूसरे का, तो मैंने उसको मुंह क्या करवा दिया, पीछे। पेयरिंग करवाते तो स्पिन क्या आती है, समझ गए ना, सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये हमें हंस ने बताया था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसी से हमें ये पता लगा, लिख लोगे, ड्यूरिंग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिख लो P3 D5 कोमा लगा के, P3 D5 F7 acquires ब्रैकेट में acquires extra stability, acquires extra stability due to symmetrical filling, due to symmetrical filling of electrons. क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि जब भी हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ते हैं तो उसमें जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो हंड रूल की वजह से आधे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पॉलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी भर सकता था। ये पॉलिस के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग गलत है, हर्ट्ज के अकॉर्डिंग गलत है। हर्ट्ज बोल रहे हैं कि आप पहले पेयरिंग करवा ही नहीं सकते जब तक आप सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मैंने एक होटल खोला हुआ है, उस होटल में 3 रूम है, तो मैं किसी गेस्ट को ये नहीं बोलूंगा कि पहला रूम आपने ले लिया, दूसरे वाला जो नया गेस्ट आएगा उसको भी वही रूम दे दूंगा। नए वाला गेस्ट क्या बोलेगा, जब तक तेरे पास 2 कमरे अवेलेबल है मैं पेयरिंग क्यों करूं, तो वो नए कमरे में जाएगा ना। बस ये छोटा सा केस है। तो यहाँ पे अपने पास क्या चीज होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो उसने बोला कि आप यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड रखो, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा एक्वायर है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री आ गई, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो इस वजह से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मोर स्टेबल हो जाती है सिमेट्री आने की वजह से। तो ये रीजन है। अगर हंड रूल ना होता तो फिर मैं कैसे मर्जी कर देता, फिर सिमेट्री ना आती, फिर ये कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल ना होती। समझ रहे हो, जो आप P3 D5 या F7 के लिए बोल देते हैं। फुली फिल्ड तो होती कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फुली फिल्ड स्टेबल क्यों होती है, उनमें सिमेट्री भी होती है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, और उनकी स्पिन कैंसिल हो चुकी होती है, तो वो मैक्सिमम स्टेबलाइज स्टेट में होती है। सर यहाँ पे तो स्पिन कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ पे तो स्पिन ऐड हो रही है, हाफ हाफ और हाफ, फिर ये स्टेबल क्यों है। माना कि स्पिन हमारी कपल हो रही है,
पर एक स्पिन का दूसरी स्पिन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन वाला कोई काम नहीं है आफ्टर द सेम स्पिन। रिपल्शन कब आती? जब सेम स्पिन वाले सेम ऑर्बिटल में आते। ऐसा तो नहीं कर रहे आप। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आंसर इतना ही खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन पक्का आ सकता है। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको Z बोलते होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कर रहे हैं आप? स्लेटर रूल। बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में ना, तब मतलब मेरा गलत हुआ था जब मैं बीएससी में था। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से करके आया था इसको, पर इसको समझने में मुझे लग गए 1.5-2 साल बीएससी के अंदर ही। फाइनल ईयर में जाके समझ में आया था। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा रूल है? ये स्लेटर रूल है। पहले लिखोगे एप्लीकेबल फॉर एटम्स having Z less than equal to 30। सभी एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जैसे आपके एटम्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, उनकी रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। मतलब जो आपके बड़े न्यूक्लियस होते हैं उन पे आप रेडिएशन फॉल करवा के उनको डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर सकते हो। ये काम कर सकते हो ना। इसलिए बड़े एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बड़े एटम्स में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये भी अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपन ये बोलती है वो एटम्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें P/N रेशियो 1 आ रहा होता है। P के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी रेशियो क्या आनी चाहिए? जैसे जैसे हम 1 से दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। आयरन के लिए देखो, आयरन के लिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 56। मैं बता देता हूं। तो 26 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हुए? 26। 56 में से 26 गए, न्यूट्रॉन कितने हुए? 30। 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3 में 27, 0.9। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है वो कार्बन जितना स्टेबल नहीं है। कार्बन 12 में क्या होता है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो उनके P/N की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। समझ गए ना? तो 1 से जितना दूर हो जाएंगे, अब दूर होने से मतलब क्या हो सकता है? चाहे 1 से आगे चले जाओ, 1.1, 1.2, 1.3, आप 1 से दूर जा रहे हो, चाहे 0 की तरफ आना शुरू हो जाओ, 0.9, 0.8, 0.7, तो ये भी पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 26 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जैसे जैसे आप नंबर हाई लेके जाते हो वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। यूरेनियम याद है ना? यूरेनियम पे क्या होता है? देखो मैं ये वाले आइसोटॉप की बात कर रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर कितने हैं? 92। मतलब इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 120। तो कितना फर्क आ गया देखो, ये 92 है, ये 120 है, तो रेशियो और ज्यादा कम हो जाएगी। इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, रेडियोएक्टिविटी शो करता है टूट के। अब यही तो बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें होने लग जाती है। तो इसलिए इस पे एप्लीकेबल है एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 30। कैलकुलेट कैसे करते हैं? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S, इसका फॉर्मूला है स्लेटर रूल का। Z यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। हाँ जी, आपने कभी सुना कि आयरन जा रहे हैं डॉटर न्यूक्लियर ब्रेकेज में? 30 से वाले जो एटम्स है ना, 30 से कम वाले, उनके लिए P/N की रेशियो 1 से कम है, लेकिन स्टिल 1 के आसपास है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 एटम्स हैं, एक के P/N की रेशियो आ रही है 0.5 और एक के P/N की रेशियो आ रही है 0.85। आप किसको स्टेबल मानोगे दोनों में से? P/N की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो कौन करीब है 1 के? 0.5। अच्छा,
85 बड़ा होता है, 50 बड़ा होता है। अब बता दो। 0.85। तो दोनों में से स्टेबल कौन है? बी। तो बी के न्यूक्लियर केमिस्ट्री शो करने के, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो करने के कम चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा ही नहीं, चांसेस कम है। तो ऐसे एटम्स नहीं करते हैं। 30 से बड़े वालों में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लार्ज डिफरेंस आता है, जिससे p/m की वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाती है, फिर वो टूट सकते हैं हेवियर वाले, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्लेटर रूल का फॉर्मूला क्या है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। Z यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और S यहाँ पे क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल देते हैं या शेडिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, एक ही बात है। स्क्रीनिंग बोलो या शेडिंग बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बड़ा सिंपल सा शील्डिंग इफेक्ट है, मैं आपको भी आराम से समझा देता हूं। इस फॉर्मूला में नीचे लिख रहा हूं, सॉरी, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, डबल डबल कर दिया। दिखाई दे रहा है क्या लिखा मेरे पीछे? आपको पता है वैसे, अब ये पूरा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। अब दिखाई दे रहा है किसी को? संचिता को दिखाई दे रहा है जी। अभी कैसे दिखाई दे रहा है अभी बताता हूं मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूं। अब आप दोनों में से किसको दिखाई दे रहा है? दोनों को दिख रहा होगा। ये बच्चा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये न्यूक्लियस है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं। जब हमारे न्यूक्लियस के सबसे करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस की मैक्सिमम अट्रैक्शन को रोक लेते हैं खुद के पास। मैंने सारी अट्रैक्शन रोक ली, मतलब विजिबिलिटी, आप तक मैंने कुछ नहीं आने दिया, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर होता जाऊंगा तो रोकने की टेंडेंसी कम हो गई। उस केस में क्या होगा? आपको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा मेरा? कम। स्क्रीन का मतलब होता है कवर कर देना, और शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। वो एक तरह की कवरिंग होगी। आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? कवर करके कर सकते हो। तो दोनों चीजें सेम है, समझ में आ गया होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं? टेंडेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबशेल टू अट्रैक्ट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। कितनी अट्रैक्शन वो न्यूक्लियस की रोकता है और पीछे कितनी जाने देता है, वो उसका शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा किनका होता है? उन इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। मैंने प्रूव किया अभी। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा वैसे वैसे उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट के लिए जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो क्या आता है? साइड में लिख लो। शील्डिंग इफेक्ट आएगी S की सबसे ज्यादा और F की सबसे पुअर। डेफिनेशन लिखवाएंगे, वो उसमें आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अब एक बार आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, सही है। तो फॉर्मूला लगाना है जी अपने को। देखो मैं आपको ये एटम दूंगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, तो Z तो आपको पता ही है। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? S, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। सही है, लिखोगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग S। rules for calculating screening constant या shielding constant S. First, write electronic configuration of given element. इसमें ना गलतियां करते हैं बच्चे दो न्यूमेरिकल्स में। वो जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में गलत किया था, तो वही, क्योंकि मैंने खुद पढ़ के इसको सॉल्व किया था, आपने कभी कॉलेज में ध्यान तो दिया नहीं, तो मेरे माइंड में वो एक दो बातें नहीं आई थी, पर अभी ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले क्या करना होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनती है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो लिख दो। समझ में आ गया?
जो पाउ प्रिंसिपल वाली थी वो आपने लिख ली। अब स्लेटर रूल अप्लाई करने के लिए आपको उसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं? अरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज फॉलोज। जो भी आपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, एस और पी की ना हमेशा ग्रुपिंग होती है। किसकी? एस और पी की। फिर डी और एफ लग रहते हैं। इसको अप्लाई करता हूं। 1s, अब इसमें पी होना चाहिए था पर पी होता ही नहीं, तो 1s अकेला। 1s के बाद कौन आएगा? 2s 2p। ये भी ये दो ही होती है। अब आगे से समझ में आएगा। 3 में कौन कौन से होते हैं? s 3s 3p और 3d। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो 3s 3p 4s। अब यहां पे ऐसा नहीं करना। यहां पे आपको एक शेल की कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी है। उसमें s और p आएगा पेयर में और d आएगा अलग। सही है? अब 4 में क्या होता है? 4s 4p 4d और 4f। तो s और p पेयर में, फिर d अलग, और फिर इस तरीके से चला जाएगा। हो जाएंगे बाकी। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने का तरीका होता है। हो गया? ये जरूरी पार्ट है। अब देखो, इस ग्रुप को अपने बनाया होगा तो कोई रीजन होगा, है ना? पहली गलती जो मैं पेपर में करके आया था, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया 3p5 के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। 3p5 के लिए तो हम क्या करते हैं? 3p5 वाले इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेते हैं। अगर 3p5 के ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने थे फिर ग्रुप क्यों बनाया? तो ये याद रखना, ग्रुप वाले सारे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने होते हैं। भाई 3p5 है, 5 यहां पे आ रहे हैं, 2 यहां पे भी आ रहे होंगे, टोटल कितने हो गए? 7। 5 कंसीडर नहीं करने, कितने कंसीडर करोगे? 7 भी नहीं करने, 6 करने होते हैं, और बता दूंगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला दूसरी गलती भी, तो गलतियां बताऊंगा जो होती है। पहली गलती क्या होती है? ये तो अकेले अकेले हैं, डी और एफ, इनमें करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया 3d6 के लिए तो 6 लेने पड़ेंगे, 4f7 के लिए 7 ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो s और p की बात करते हैं, जैसे उसने बोल दिया 3s1, तो आपको ये ग्रुप ही लेके चलना है। समझ रहे हो? जैसे मान लो फास्फोरस का एग्जांपल है, फास्फोरस का, तो फास्फोरस में यहाँ पे क्या आता है? 3s2 3p3। उसने बोल दिया 3s1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करना, आपको यहाँ पे 5 ही करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जरूरी है। बाकी अभी एग्जांपल्स लेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा। तीसरा रूल आ गया, कॉन्फ़िगरेशंस आउटसाइड द ग्रुप, या ब्रैकेट में लिख लोगे टू द राइट, contributes 0। मैं 3s 3p वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कैल्शियम था, तो कैल्शियम में क्या होता है? 1s2 2s 2p 3s2 3p, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s। समझ रहे हो? पर अपने को 3d लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, कैल्शियम के लिए लिख रहा हूं, एक बार देख लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s2। सही है? इसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया एक बार। ये आ गया। क्वेश्चन में मैंने आपको बोला हुआ था कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 2s2, ऐसा बोल दिया था मैंने। तो मैंने यहां पे ये बोला कॉन्फ़िगरेशंस आउटसाइड द ग्रुप, ग्रुप बोला मैंने, तो ये 2s वाला ग्रुप है, कंप्लीट लेना पड़ेगा।
इसके बाहर वाली कंट्रीब्यूशंस कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने टीसी सर को पीछे खड़ा कर दिया, आप दोनों के पीछे खड़ा कर दिया टीसी सर को। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों आपके ऊपर काम कर रहे हैं, सही बात है ये? नहीं, कवर तो सर आपने किया हुआ कवर, टीसी सर ने कुछ कवर किया ही नहीं। और अगर टीसी सर कुछ कवर कर भी लेंगे वहां पे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। तो बाहर वाले जो होंगे आपसे बाहर वाले वो कंट्रीब्यूट, आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो आपका बोर्ड कवर नहीं कर सकते। आपका बोर्ड कौन कवर करेंगे? जो आपसे आगे बैठे होंगे या जो आपके आगे खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ, जो हमारा ग्रुप होता है जिसकी हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालनी है, उसके बाहर वाले जो ग्रुप होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0 होता है। उसका तो हो गई, उसके लिए अपन देखेंगे। अभी बाहर वालों की बात कर रहे हैं, मैंने वही बोला ना, आपके आगे जो बच्चा बैठा होगा वो आपका व्यू ब्लॉक करेगा, तो आगे वाले तो इफेक्ट डालेंगे ही, पीछे वालों का इफेक्ट क्या होता है? 0। चलो, तो ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ हमारे फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल में मैं आपको पक्के वाला बता रहा हूँ काम, ये आपको याद रखना है। अगर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं एसपी ग्रुप के लिए, मतलब जिसका मैंने आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए बोला ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? एसपी ग्रुप में आ रहा है। चाहे एस में आ रहा हो चाहे पी में, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कंप्लीट क्या लेना होता है? ग्रुप लेना होता है। अब ध्यान से सुनना प्लीज। लास्ट ग्रुप जो है ना उसको मैं एन बोल रहा हूं, लास्ट इज एन। nth ग्रुप के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करना होता है 0.35 से। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई करना होगा 35 से, सही है? इसके अंदर वाला जो ग्रुप होगा, जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा था, इसके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फिर इसके जो अंदर वाला ग्रुप होता है, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया तुम्हें, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 0.85 से, सही है? फिर उसके अंदर वाले जितने भी हैं, यानी कि n-2n सो ऑन। पहले किसकी बात की थी मैंने? इसकी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सपोज अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, किससे मल्टीप्लाई किया? 0.35 से। इसमें 10 पूरे आ रहे थे, किससे मल्टीप्लाई किया? 0.85 से। अब अंदर कितने बच गए? 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। तो n-2n सो ऑन, उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, सही है? सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? स्केलिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये सिर्फ एसपी के लिए बताया, अभी हाँ डीएफ के लिए बताऊंगा। एक छोटा सा चीज है, कुछ खास नहीं है, इसमें भी बताऊंगा एक गलती होती है तो दूसरे कैसे हो सकती है। nth ग्रुप में जो गिवन होगा, जो गिवन होगा, इन सबको ऐड करने पे आपके पास S आ जाएगा, उसको Z में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमने n इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम गिन लोगे ना? x y z बोल दो, फिर x इसमें होंगे, y इसमें होंगे, z इसमें होंगे, ऐसे लिख दो, कुछ अलग होगा, वो आपकी मर्जी है। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 ग्रुप में n-1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, जो ग्रुप नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, x ने बोला। अच्छा, सही है ना? तो वो तो आपका सिंबल है, आपको n से समझ में आ रहा तो चला ही रखो, क्या दिक्कत है? हो गया? अब किसके लिए बताना रह गया? D और F के लिए। D और F दोनों के लिए रूल सेम है। दोनों को मैं ये नहीं बोल रहा कि इकट्ठा कंसीडर करना है, दोनों के लिए रूल सेम है। तो इसको ऐसे लिख लो, रूल फॉर D एंड F, दोनों के लिए सेम रूल है। nth ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है 0.35 से, ठीक है? फिर n-1 एंड सो ऑन, इनको मल्टीप्लाई करना होता है 1 से।
इसमें 0.85 वाला रूल नहीं होता। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। चलो समझ में आ गया। अब एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। आप तीनों जने यहाँ पे, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं आपको सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि आपको मेरे लिए कुछ 4 लाइनें बोलनी है। मेरे लिए 4 आपको बोलनी है, 4 आपको बोलनी है। मेरे लिए बोलनी है तो मैं खुद के लिए 4 लाइनें बोलूंगा नहीं। 3 जने थे, जो स्टेटमेंट मैंने दी है उसका इफेक्ट कितने जनों पे आ रहा है, 2 पे, तीसरे पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए तो बोलनी है। अगर मेरे लिए मतलब मैं खुद ही बोलूंगा तो मैं तो तारीफ ही करूंगा, तुम जो अपना रिव्यू होगा वो दे दोगे, वैसे तारीफ ही करोगे, मुझे पता अच्छे बच्चे तो मैं ये बोल रहा हूँ मेन चीज कि आप क्या कर रहे हैं, जब 3 जने हैं, अगर आप एक पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं, उस पर्सन को जब आप कंसीडर करते हैं, उसके लिए जब आप कोई काम करते हैं तो उसको काउंट नहीं कर रहे। काम करने वाले बंदों में उसको काउंट नहीं कर रहे। जैसे मान लो आप तीनों यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं और बाई चांस वैसे टीसी सर आ जाते हैं, तो टीसी सर बोलते हैं मेरे सम्मान में 3-4 लाइनें बोलो, तो टीसी सर खुद के लिए नहीं बोलेंगे, कितनों को बोलनी पड़ेगी, अपने 3 जनों को बोलनी पड़ेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे होती है दूसरी गलती। मैंने आपको बोला कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर 3d6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल ही रहे हो ना, मतलब D1, D2, D3, D4, D5 और इसके लिए आप निकाल रहे हो इसको कितना फील होगा। जब इसके लिए आप निकाल रहे हो तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो आपको कितने मल्टीप्लाई करने हैं 0.35 से, 1 कम करना होता है। इसके लिए ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज for an electron in 3p orbital, for an electron calculate effective nuclear charge for 3p orbital। इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, यहाँ काउंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं करोगे, किसकी बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली किसी की बात नहीं कर रहे, हम उस पर्टिकुलर सबशेल के लिए निकाल रहे हैं। सबशेल में तो फिर सारे आ गए। इसमें मैंने क्या बोला, फॉर एन इलेक्ट्रॉन 95% निकालने के लिए इसे बोलेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा। ये रेयर केस है, तो आपको बाकी सब चीजें माइंड में बाद में लानी है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन है या फॉर ए ऑर्बिटल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइड में लिख लो, 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आज कमरे में ठंड लग रही है ना, हवा चल रही है बाहर। समझ में आया क्या बोला मैंने, पता नहीं मुझे समझ में आया नहीं आया, पता करने के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन in 3D subshell of iron atom, Fe atom। सही है, एक बार देख लो, ये मैं ही करवा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो उसने बोला हुआ है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो ये मुझे याद रखना है। वो लिखे सबने, तो ये मुझे याद रखना है। दूसरा मैंने ये देखना है कि एटम कौन सा दिया हुआ है, एटम कौन सा है, तो आयरन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये टेंशन में हमें याद रखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये तो पहला स्टेप था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। दूसरा स्टेप क्या था, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। तो 1s2, अच्छा पहले सिंपल में लिख लिया, तो उसको फिर ग्रुप में कैसे करोगे? ये सही वाली पता होगी तभी आप ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे ना। तो पहले मैंने ये क्या लिखवाया था, पहला स्टेप वो तो सीधा मान लो हमने वो लिख दिया ग्रुप वाइज और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो देखो आपने तो ऑप्शन लगा के आना है पेपर में, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ गलती को इसको बनाओ, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3s2 3p6 3d6 4s2 ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। कौन कंट्रीब्यूट करेगा? S4s2, क्योंकि आपने किसके लिए निकालना है, आपने निकालना है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं तो बाहर वाले कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 3D क्वेश्चन पढ़ो, 3D सबसे ठीक है ना। तो मैंने बोला हुआ है 3D, तो अगर 3D के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो 4s वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0। सही है। ये थर्ड स्टेप में आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये रहने पता देते चल हैं। गया, मैंने गलती अभी कर दी। क्या? सीधा ग्रुप में अरेंज करके डिस्ट्रीब्यूट करने से गलत होता है। ये वाला वाला, हाँ इसलिए मैंने बोला था ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 4s कितना आएगा? 2 into 0 0। सही है। अब आ जाओ हमारे मेन रोल पे। अब इसको ध्यान से देख लो एक बार, किसकी बात कर रहे हैं हम? 3D की बात कर रहे हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 एक के लिए तो निकाले नहीं, तो 5 into 3.5 कितना आ जाएगा? ये 1.75 आ जाएगा, ठीक है। अब D की बात कर रहे हैं, तो D में पहला कंट्रीब्यूशन कितना आता है, बाकी सबसे कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1। T वाला रूल पढ़ लो, बाकी सबसे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? ये पढ़ लिया आपने, 8 8 और 8 16 16 और 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। 19.75 19.75 क्या आ गया? स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया, 26 minus 19.75 is equal to 11. आ गया 6.25। फिर 26 minus 19.75 6.25। कोई यूनिट नहीं होते इसके, यूनिट लेस होते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इस स्टेप में। ठीक है, लिखो इसमें। चतुर Calculate effective nuclear charge for an electron in 3p 3d 4s subshell 3d 3d 4s subshell for cobalt atom। कोई एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, कौन सा करूँ? डी वाला तो वही क्या, फर्स्ट और थर्ड में से बोल दो। ई वाला कर दें। कोबाल्ट बोला मैंने,
27 आयरन से अगला ही है, ऐसे मिटाई मैंने 3p6 को 3p7 कर देते हैं बस 3d को सॉरी 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 सही है। ग्रुपिंग में कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 किसके लिए निकाल रहे हैं 3p के लिए। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 3d एंड 4s विल बी 0 क्योंकि बच्चे मैं 3p की बात कर रहा हूं तो 3p के जो बाहर वाले होंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो किसकी बात कर रहे हैं 3p की बात कर रहे हैं। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 एक हम कंसीडर कर रहे हैं तो कितने बच गए 5 और पूरे ग्रुप की बात करनी है तो 5 इसके पास है 2 इसके पास है कितने हो गए 7। इसका ध्यान रखो समझ में आया अंजलि। 3p की बात कर रहे थे 3p में कितने हैं 6 उसमें से एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने बच गए 5 और ग्रुप में sp है तो 5 और 2 तो ये 7 में कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 पता नहीं कितना करेगा। अब अगले वाले पे आ जाओ कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अगला ग्रुप जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 0.85 सही है और उससे अगला और बाकी सारे तो है ही नहीं तो ये कितना करेगा 2 into 1 तो ये अपने पास आ जाएगा 5 3 2.45 थोड़ा चेक कर लेना ठीक है मैथ्स को और ये अपने पास आएगा 170 6.80 6.80 और ये आएगा 2.00 तो 5 2 11 सही है माइनस कर देंगे आ जाएगा हो जाएगा सेम इसके लिए। अब इसमें वेस्ट ऑफ 4p आना चाहिए था पर 4p में कंट्रीब्यूट ही नहीं है और उसके बाहर भी कोई नहीं है तो अंदर वाले सारे करेंगे ध्यान रखो इस वाले में बोल रहा हूं तो कैलकुलेट करोगे बाकी भी हम डिस्कस करेंगे कल ठीक है।